नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 47 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और पहले चरण के चुनाव से पहले ही सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कल पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर भी वोटिंग होगी, लेकिन इन सीटों पर मायावती की सक्रियता ने अखिलेश यादव के साथ साथ बीजेपी को भी मुश्किल में डाल दिया है। क्या है ये मुश्किल, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बात बिहार की करेंगे, जहां तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में गाली पर ताली को लेकर सियासी युद्ध शुरू हो गया है। बीजेपी के साथ साथ एनडीए के बाकी गठबंधन दल भी तेजस्वी की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। जवाब में तेजस्वी ने कहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा बात होगी मोदी के मोहन की, जिन्होंने यूपी से लेकर बिहार तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मोहन यादव के जवाब में अखिलेश यादव ने कैसी तैयारी की है, इसे मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां शराब नीति पर युद्ध के बाद सियासत का शुगर युद्ध चल रहा है। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे थे कि जेल में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ रही है, उनका ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है। लेकिन आज ईडी ने कोर्ट में ऐसा खुलासा किया जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। ईडी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल जेल में पूरी सब्जी के साथ साथ मिठाई और आम खा रहे हैं और इसी के चलते उनका शुगर बढ़ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। क्या घर के खाने की वजह से तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल का ब्लड शुगर बढ़ गया? क्या डायबिटिक केजरीवाल के लिए घर से खाने में आलू पूरी, आम और मिठाई आती है? और क्या इसी को खाने से केजरीवाल का ब्लड शुगर हाई हो गया? ये सवाल ईडी के उन दावों के बाद खड़े हुए जिसे जांच एजेंसी के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया। ईडी की तरफ से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट में दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर बढ़ने की वजह उनका घर का खाना है। ईडी के वकील के दावे के मुताबिक केजरीवाल को घर से खाने में आलू पूरी, आम, मिठाई और मीठी चीजें भेजी जा रही, इसी वजह से उनका ब्लड शुगर बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने ईडी के वकील की दलीलों का विरोध किया। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी ये बयान मीडिया के लिए दे रही। केजरीवाल के वकील ने ईडी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि केजरीवाल को डॉक्टर की तरफ से बताया गया भोजन ही दिया जा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के वकील के मुताबिक उनका फास्टिंग शुगर 243 था, जो बहुत ज्यादा है। ईडी ने केजरीवाल के वकीलों की दलील का खंडन किया और अपील की कि अदालत जेल के डीजी से रिपोर्ट तलब कर सकती है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि अदालत जेल से रिपोर्ट मांगेगी। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patients. He is only eating what has been prescribed by the doctors, and this is an issue made by ED so that this home cooked food also should be stopped. ये याचिका दिल्ली के सीएम की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें केजरीवाल ने अपने ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग की थी। इस याचिका में कहा गया था कि शुगर लेवल लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए गिरफ्तारी से पहले जिस डॉक्टर से जांच होती थी उसी डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन वर्चुअली सलाह लेने की इजाजत दी जाए। अब ईडी के नए दावे के बाद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत और भी गर्मा गई है। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती। आज कोर्ट में ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं, आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है, और ये वो इसलिए कर रहे हैं वो बेल के लिए अप्लाई करें। केजरीवाल जी वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में हरा नहीं पाती है, आज जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को इस मामले पर दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होगी। इस बीच केजरीवाल की तरफ से पुरानी याचिका वापस ले ली गई है, इसकी जगह संशोधित याचिका दाखिल की जाएगी। देखिए, एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 अप्रैल की रात से 17 अप्रैल की दोपहर तक का केजरीवाल का पूरा डाइट चार्ट पेश किया गया है।
इसमें केजरीवाल ने जेल में क्या क्या नाश्ता किया, लंच और डिनर में क्या खाया, इसका पूरा लेखा जोखा है। इसी के आधार पर ईडी ने केजरीवाल पर जानबूझकर शुगर लेवल बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दावा किया है कि घर से आने वाले खाने में केजरीवाल जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं। सीएम केजरीवाल चीनी वाली चाय पी रहे हैं, लगातार नाश्ते में केला खा रहे हैं, 1 से 2 पीस मिठाई भी खा रहे हैं। इसके साथ ही पूड़ी आलू की सब्जी लगातार खा रहे हैं। ईडी का आरोप है कि सीएम केजरीवाल ऐसे डाइट से शुगर लेवल बढ़ने की बात जानते हुए भी ऐसा कर रहे हैं, जिसका मकसद मेडिकल इमरजेंसी की नौबत लाना है और इसके जरिए वो मेडिकल ग्राउंड पर कोर्ट से सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज के सूत्रों की माने तो केजरीवाल के डाइट को लेकर अब तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से एम्स की राय मांगी गई है। 17 अप्रैल को एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से सलाह मांगी गई। इसके लिए तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने चिट्ठी भेजी। इसमें केजरीवाल की मेडिकल डाइट के लिए सलाह मांगी गई। इस चिट्ठी के साथ साथ ब्लड शुगर का डेटा भी भेजा गया है, जिससे मेडिकल डाइट तैयार की जा सके। उधर कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा कि हमने जेल से पूरी रिपोर्ट मांगी है और आप भी ये बताएं कि डॉक्टर के किस प्रिस्क्रिप्शन के तहत केजरीवाल के घर के खाने में ऐसी डाइट दी जा रही है। खैर, ये तो बात दिल्ली की हुई। बढ़ते हैं आगे और अब बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की करते हैं। देखिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए कल से वोटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। पहले फेज में कल 102 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। 21 राज्यों के 16 करोड़ 63 लाख वोटरों पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं, जो नई सरकार के लिए अपना फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड करेंगे। इक्कीस राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान का काउंटडाउन जारी है। वोटिंग में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। वोटर अभी अपने फाइनल फैसले के लिए मन बना रहा है, तो सियासी दल जीत के भरोसे से भरे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जाकर आए। हर जगह 400 पार का नारा है, 400 पार का उत्साह। पहले दौर में जिन 102 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, 2019 में इनमें से 47 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, जबकि 46 सीटों पर यूपीए ने कब्जा जमाया था। हमारी 2 हफ्ते पहले तक इंटरनल रिपोर्ट्स पता जो चल रही थी संघ और बीजेपी के आकलन से 180 पर बीजेपी निरंतर गिरती जा रही है। 150 पार होने के लाले पड़े हुए हैं। बीजेपी भले सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे। पहले दौर में जिन 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटरों की तादाद 16 करोड़ 63 लाख है। इनमें 20 से 29 साल के बीच युवा मतदाता 3 करोड़ 51 लाख हैं। इस चुनाव में 35 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर वोट करने वाले हैं। पहले फेज की वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा दक्षिण भारत के तमिलनाडु की है, जहां बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगा रखा है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर इस दौर में वोटिंग होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भी मतदान होगा। राजस्थान की 25 में से 12, यूपी की 80 में से 8, एमपी की 29 में से 6, महाराष्ट्र की 48 में से 5, बिहार की 40 में से 4, पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 और असम की 14 में से 5 सीटों पर भी वोटिंग होनी है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में इनका सफाया करने जा रही है। देश में सफाया होने जा रहा है। कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इनमें सबसे ज्यादा सीटें पहले चरण में ही हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग यूपी में होने वाली है। यहां की 80 में से 8 सीटों यानी करीब 10% सीटों पर कल वोटिंग होगी। भले ही ज्यादातर चुनावी पंडित यूपी में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर की बात कह रहे हैं, लेकिन
मायावती के आखिरी दांव ने सबको हैरान कर दिया है। जिस तरह से बीएसपी ने कई सीटों पर दमदार उम्मीदवार उतारे हैं, उसने विरोधी दलों के चुनावी समीकरणों को उलझा कर रख दिया। जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा सियासी सस्पेंस। 19 अप्रैल को पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और हर किसी के मन में सवाल है कि इन 8 सीटों पर मायावती की बीएसपी क्या खेला करने वाली है। बड़ी बात यह है कि इन 8 सीटों में से पिछली बार 3 सीट सहारनपुर, बिजनौर और नगीना बीएसपी जीती थी, जबकि मुरादाबाद और रामपुर ये 2 सीटें ऐसी थी जिस पर समाजवादी पार्टी का सिक्का चला था और बाकी की बची 3 सीट जिसमें कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत है, वहाँ बीजेपी की जीत हुई थी। इसमें मुजफ्फरनगर और कैराना ऐसी सीट थी जहाँ बीजेपी को गठबंधन ने टक्कर दी थी। यानी पीलीभीत को छोड़ दिया जाए तो बाकी की बची सभी 7 सीट पर विरोधियों का असर दिखाई दिया था। अब चूंकि मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो सवाल ये पूछा जा रहा कि बीएसपी का प्रत्याशी कहीं इंडिया गठबंधन को ही डेंट तो नहीं करेगा। मुस्लिम वोटों को रिझाने में मायावती कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। जब सपा पावर में रही थी तो यहाँ पर मुसलमानों और जाटों में काफी नफरत पैदा की गई, दंगे कराए गए, लेकिन मेरी सरकार में जाटों और मुसलमानों में कोई उनमें नफरत पैदा नहीं की गई, कोई भी तनाव पैदा नहीं हुआ। ये सब आप लोगों को मालूम है। पहले चरण में यूपी में अधिकतर लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है और मायावती ने इसी रणनीति के तहत प्रत्याशी भी उतारे हैं। सहारनपुर में मायावती ने माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद में बीजेपी और सपा के प्रत्याशी हिंदू हैं, तो बीएसपी ने यहां इरफान सैफी को उतारा है। इसी तरह रामपुर में भी मायावती ने जिशान खान को प्रत्याशी बनाकर सपा के सामने चुनौती खड़ी की है और पीलीभीत में भी मायावती ने अनीस अहमद खान को उतारकर सपा का रास्ता मुश्किल कर दिया है। यानी पहले चरण की 8 में से 4 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। अगर मुस्लिम वोटर मायावती के साथ जुड़ा तब तो समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की तरह ही मुस्लिम समाज के लोग एक तरफा अखिलेश यादव के साथ चले गए तो चिंता की लकीरें बीजेपी के माथे पर आ सकती हैं, क्योंकि मायावती की नजर अपने उसी पुराने वोट पर है जो मुफ्त राशन जैसे मुद्दे पर बीजेपी के साथ जुड़ चुका है। मायावती इसे वापस लाने के लिए जोर भी लगा रही है। बीजेपी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, अपना थैला लटका लेते हैं और गांव-गांव में जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि देखो मोदी जी ने तो आपको खाद्य सामग्री दी है, दाल दी है, आपको चावल दिया है, उसके साथ में नमक भी दिया है। आपको मोदी जी का नमक जरूर हलाल करना है। ये नमक मोदी का नहीं है, बल्कि आप लोगों के टैक्स के पैसे का ये नमक है। इसमें मोदी की कोई मेहरबानी नहीं है। मायावती का पूरा जोर अपने कोर वोटर को दोबारा साथ जोड़ने का है, जिसमें जाटव और गैर जाटव दोनों ही समाज के मतदाता हैं। इसके अलावा मायावती ने कई सीटों पर चौंकाने वाले प्रत्याशी उतारे हैं जो पहले चरण में ही बड़ा खेल कर सकते हैं। जैसे कैराना मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ से मायावती ने राजपूत समाज के श्रीपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर भी मुस्लिम बहुल है, लेकिन मायावती ने जाट समाज से आने वाले विजेंद्र सिंह को उतारा है। लोकल लेवल पर इनकी अच्छी पकड़ है। इसी तरह मुस्लिम मुजफ्फरनगर में भी प्रभावी हैं, लेकिन मायावती ने प्रजापति समाज के दारा सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। और चौथी सीट है नगीना, जो सुरक्षित है, लेकिन पिछली बार बीएसपी के गिरीश चंद्र यहाँ से जीते थे, लेकिन मायावती ने उन्हें यहाँ से हटाकर बुलंदशहर भेज दिया और सुरेंद्र पाल सिंह को प्रत्याशी बना दिया। हर चुनावी रैली में मायावती उस वोटर को खास संदेश दे रही जो उनसे टूटकर दूसरी पार्टी के साथ जुड़ चुका है या फिर जुड़ रहा है। बीएसपी की पूरी कोशिश यही है कि वो बिखरे हुए वोट को एक साथ ले आएं, और अगर ऐसा हुआ तो परेशानी बीजेपी की ही बढ़ेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, ये जो छोटे छोटे संगठन बने हैं, छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, इनका कोई मकसद चुनाव जीतना नहीं है। इनका मकसद
बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, उसको बांटकर तो बीएसपी के कैंडिडेट को हराना है कि आप लोगों को अपना वोट ऐसे संगठन, ऐसी पार्टियों को एक भी नहीं देना है। मायावती की बातों से साफ है कि वो दलित समाज के वोट को एकजुट रखना चाहती हैं और अगर वो अपने इस मिशन में कामयाब हो गई तो यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है वहाँ बड़ा खेल भी संभव है। देखिए, यूपी में बीजेपी के मोहन दाव ने अखिलेश यादव की कृष्ण नीति को चुनौती दे डाली है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर के नामों में शामिल है। पार्टी ने यादव बाहुल्य सीटों पर इन्हें धुआंधार प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी से लेकर बिहार तक मोहन यादव के जरिए बीजेपी यादव वोटरों को लुभाने में जुटी है। राजनीति में वैसे तो अभी सिर्फ भगवान राम के नाम की ही गूंज है, लेकिन जब मामला मैनपुरी और यूपी के यादव वोट बैंक का हो तो इसमें भगवान कृष्ण की एंट्री होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो यादव बंधुओं के बीच में आया हूँ। ये तो सदैव अपने बीच में इस कारण से पहचाने जाते हैं, जहाँ अन्याय होगा, जहाँ अधर्म होगा, हमारा देशवासी भगवान कृष्ण की तरफ सदैव देखता रहा है। जोरदार तालियां बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया था, इसे मध्य प्रदेश वाले भले ही अभी तक ना समझ पाए हों, लेकिन यूपी बिहार की राजनीति देखने वाले ये अच्छे से समझ गए हैं कि मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने क्या दांव चला है। चुनावी मौसम में मोहन यादव लगातार यूपी बिहार के दौरे कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं और भगवान राम के साथ साथ भगवान कृष्ण की गाथा सुना रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार में विकास की बातें कम, धर्म की बातें ज्यादा सुनाई देती हैं। मैं तो यादव बंधुओं के बीच में आया हूँ। ये तो सदैव अपने बीच में इस कारण से पहचाने जाते हैं, जहाँ अन्याय होगा, जहाँ अधर्म होगा, हमारा देशवासी भगवान कृष्ण की तरफ सदैव देखता रहा है। जोरदार तालियां बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। मोहन यादव के पास सिर्फ एक ही टास्क है, किसी भी तरह यदुवंशियों को साधा जाए, मैनपुरी जैसी सीट पर कमल खिला दिया जाए। कुछ दिन पहले जब वो मैनपुरी पहुंचे थे तो चुनावी मंच से राम कथा के साथ साथ कृष्ण कथा भी सुनाई थी। भगवान राम और भगवान कृष्ण जिस धरती से निकले और जिनके माध्यम से पूरे दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में स्थापित हुई, ये केवल 2 नाम, बाकी तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन दोनों के जीवन में कॉमन बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? दोनों ने सच्चाई की लड़ाई लड़ी, दोनों ने धर्म की लड़ाई लड़ी, तमाम प्रकार के जीवन की निराशा के माहौल में आशा का सूर्य उगा करके दिखाया। देखिए, यूपी या बिहार में जब भी कोई चुनाव होता है, बीजेपी हर बार यादव वोट बैंक को साधने की अलग रणनीति बनाती है। कभी यादव समाज के नेताओं को साथ जोड़ती है तो कभी कोई बड़ा चेहरा सामने ले आती है। इस बार यह चेहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। अब मैं आपको समझाता हूं कि यादव वोटर यूपी और बिहार के लिए अहम क्यों है। देखिए, यूपी में यादव वोटर 10% के करीब है, जो सीधे तौर पर 25 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसी तरह पूरे बिहार में यादव समाज की आबादी 15% के आसपास है, जो लगभग सभी लोकसभा सीटों पर असर दिखाते हैं। यही वजह है। ये तो बात हुई खैर यूपी और बिहार में। बढ़ते आगे और बात जहां बीजेपी की नजर है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी यादव वोटर काफी अहम है। पूरे मध्य प्रदेश में यादवों की आबादी करीब 12% है और बुंदेलखंड ऐसा रीजन है जहां यादवों की तादाद ज्यादा है। यही वजह है कि कांग्रेस अब अखिलेश यादव के जरिए मध्य प्रदेश के यादव समाज तक संदेश पहुंचाने की तैयारी कर रही है। तो बीजेपी की तरह ही कांग्रेस की भी एक रणनीति है यादव वोटरों को साधने। देखिए, बिहार में एक वायरल वीडियो पर राजनीति गर्म है और चिराग पासवान ने आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस वायरल वीडियो पर संग्राम छिड़ा है वो जमुई का बताया जा रहा है। इसमें तेजस्वी यादव मंच पर भाषण देते दिख रहे हैं और रैली में पहुंचे कुछ लोग चिराग की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बीजेपी चिराग पासवान के बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। मैं बर्दाश्त नहीं, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करता। राजनीति से नीति और सिद्धांत तो पहले ही विदा हो चुके थे। जो थोड़ी बहुत मर्यादा बची थी उसका भी अंतिम संस्कार हो गया। बीजेपी चिराग पासवान के बिहार के जमुई में राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार मंच सजा था। मंच पर लालू की विरासत संभाल रहे पार्टी के नंबर 2 नेता तेजस्वी यादव थे। पार्टी की महिला प्रत्याशी अर्चना रविदास भी मौजूद थीं। खड़ा करते रहे। मंच से ठीक नीचे पहली कतार में बैठे आरजेडी के समर्थक चिराग पासवान की मां पर अभद्र टिप्पणियां करते रहे। चिराग पासवान के आसपास बैठे लोग गालियों पर तालियां बजाते रहे, ठहाके गूंजते रहे। अर्चना रविदास निर्लिप्त भाव से सामने देखती रहीं और तेजस्वी यादव साधना में डूबे तपस्वी की तरह भाषण देते रहे। वीडियो बनाने वाले बार बार जिस विजय भैया का नाम पुकार रहे थे वो और कोई नहीं, बिहार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश हैं। जो गूंजती गालियों के बीच मंच पर खड़े होकर तेजस्वी की तरफ इशारे कर रहे थे। पहले वीडियो सामने आया, फिर तेजस्वी और चिराग का रिएक्शन आ गया। कोई अगर आदरणीय राबड़ी देवी जी मेरी बहनों में से किसी को मीसा दी हो, अगर उनके बारे में कोई ऐसा कहता तो मैं बर्दाश्त नहीं, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करता। पब्लिक में वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। जमुई में आरजेडी की सभा में जिस वक्त मर्यादा का चीर हरण हो रहा था, पार्टी की प्रत्याशी अर्चना रविदास उस समय मंच पर तेजस्वी के पास अगली कतार में मौजूद थीं। तब की खामोशी समर्थकों की बेहयाई के सवाल पर टूटी तो अपना दर्द सुनाने लगी। अगर आपके बारे में कोई बोला आपको इतना बुरा लगा, मेरा आप देख रहे होंगे हर जगह, क्यों हमारा पर्सनल लाइफ है, रील है, ये है वो है, कुछ उसमें गंदगी तो नहीं है। आप क्यों किसी के घर की बेटी की इज्जत उछालने की कोशिश, आप तो इज्जत ही उछालने के लिए मानसिकता से कर रहे हैं ये सब। तेजस्वी जी के मंच पे जहाँ पे महिला प्रत्याशी खुद मौजूद हैं, उनके किसी वर्कर ने अभद्र गालियाँ दी मेरी सासू माँ को। महिला प्रत्याशी जो उस वक्त वहाँ मंच पे मौजूद थी, तेजस्वी जी जो खुद मंच पे मौजूद थे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। इस मामले में बीजेपी भी तेजस्वी पर हमलावर है। पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, तेजस्वी ने अपने समर्थकों को कंट्रोल क्यों नहीं किया। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। अगर ये सही है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान नेता हैं एलजेपी के, उनके माँ के बारे में बहुत भर्त्सना। तेजस्वी साहब ने क्यों नहीं कंट्रोल किया। बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गालीबाजों पर एक्शन की बात कह रहे हैं। शिकायत चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुकी है। बहुत टफ सीट मानी जाती है। देखिए, हम 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। देखते हैं गांधीनगर में या गुजरात में। देखिए, 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। हर जगह 400 पार का नारा है, 400 पार का उत्साह। पिछले 1 मिनट में आपने जो कुछ देखा वो सिर्फ झांकी है, पूरी तस्वीर अभी बाकी है। ये पिक्चर है अमित शाह की, लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी अचूक रणनीति की और इस बात की आखिर अमित शाह होने का मतलब क्या होता है। अमित शाह एक बार फिर गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन
इस बार 10 लाख से ज्यादा अंतर से जीत का लक्ष्य रखा गया है। अमित शाह ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे। सिर्फ आज गांधीनगर में गृह मंत्री ने 3 रोड शो किए हैं, लेकिन आज बात सिर्फ गांधीनगर की नहीं बल्कि पूरे देश की होगी। आज बात अमित शाह के अंदाज और मिजाज की होगी, जिसने उन्हें चुनाव के चाणक्य की उपमा तक पहुंचाया है। इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। और शायद अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह होने का मतलब क्या है? अमित शाह होने का मतलब है जीत। अमित शाह होने का मतलब है जुनून। अमित शाह होने का मतलब है जिद। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जीत का जुनून और उसे हर हाल में हासिल करने की जिद से बनता है देश के गृह मंत्री का नाम अमित शाह। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका। जब जब अमित शाह का जिक्र आता है तो चुनावी रणनीति की बात होती है। जब जब अमित शाह का जिक्र आता है तो राजनीति और कूटनीति की बात होती है। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था। और इसीलिए अमित शाह को सियासत का शहंशाह भी कहा जाता है, क्योंकि अमित शाह बीजेपी की जीत के लिए चुनावी बिसात बिछाने के माहिर माने जाते हैं। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं। अमित शाह को बूथ का बाजीगर कहा जाता है, क्योंकि वो पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पर अटूट भरोसा रखते हैं। आज बुंदेलखंड की इस वीर भूमि पर, खजुराहो की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए मेरी पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। राजनीति की दुनिया में अमित शाह को उनके अलग अंदाज और दो टूक लहजे के लिए जाना जाता है। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? सड़क हो या फिर संसद, अमित शाह कभी जवाब देने से पीछे नहीं हटते। आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है
क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को 400 पार ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले चलिए गुजरात। देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट पर 1989 से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी लगातार 10 चुनाव यहां जीत चुकी है। इसलिए मसला जीत नहीं बल्कि गांधीनगर सीट से सबसे बड़ी जीत दर्ज करना बीजेपी का मकसद है। यही क्षेत्र से मैं 30 साल तक जनप्रतिनिधि रहा हूं। बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक सैकड़ों दीवार पर मेरे हाथ से कमल पुतवाए हैं, पर्दे लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। यही जनता ने मुझे बड़ा किया है और जब अब स्वागत में इतने जोश के साथ लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच में। 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। भव्य रोड शो की ये तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं। गुरुवार को अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट में आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। राहुल गांधी सर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा रैकेट है, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। अरे यार, काहे को आप राहुल को इतना सीरियसली लेते हो? उनकी पार्टी भी इनको सीरियसली नहीं लेती। 1989 से लेकर अब तक अमित शाह स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक का 29 बार चुनाव लड़ चुके हैं और अब तक एक भी चुनाव वो नहीं हारे। गुरुवार को उन्होंने एक ही दिन में 3 रोड शो करके अपनी पूरी लोकसभा को कवर किया। अमित शाह लोकसभा चुनाव में सीटों में जीत के आंकड़े को पार ले जाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मंगलवार शाम को अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद थे, लेकिन अगली सुबह होने तक पता बदल गया। महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश, कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, अमित शाह हर कोने तक पहुंचकर 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। 400 पार का लक्ष्य तो याद रखे, 400 पार का लक्ष्य सिद्ध करना ही है, परंतु ये 400 में 12 कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम तेलंगाना की जनता। और ऐसे ही तो नहीं अमित शाह की चुनावी रणनीति का देश और दुनिया में लोहा माना जाता है। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रिजल्ट दिया है, कैसे बाजी पलटती है और कैसे हवा का रुख भांपने में लोग गलती कर जाते हैं, यह अमित शाह ने बताया। और फिर चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का। जब किसी सर्वे में उम्मीद तक नहीं जताई गई थी, तब 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और सबसे ज्यादा चौंकाया था उत्तर प्रदेश ने, जब बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। अमित शाह पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और नतीजों ने अमित शाह को बेहद मजबूती के साथ स्थापित कर दिया। 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं।
और इसके बाद अमित शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने के बाद तो बीजेपी ने एक के बाद एक चुनावी किले जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया था। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के नक्शे पर सिर्फ भगवा दिखाई देने लगा था और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया और इस बार अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अमित शाह ने विचारधारा की दृढ़ता, असीमित राजनीतिक कल्पनाशीलता के शानदार मिश्रण से चुनावी समर में बीजेपी की शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं, बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का क्रेडिट भी अमित शाह को जाता है। अमित शाह 2 करोड़ 47 लाख सदस्यों वाली बीजेपी को 18 करोड़ के आंकड़े तक ले गए। 2019 में बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई और 1 जून 2019 को अमित शाह ने देश के गृह मंत्री का पद संभाल लिया। गृह मंत्री की कुर्सी पर आते ही अमित शाह ने मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला और वो था जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का। मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर 3 तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराना, अमित शाह के ताबड़तोड़ एक्शन को देखकर विपक्ष हैरान रह गया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है, किसी के फायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज। इससे कोई हिंदू, ईसाई, जैन को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको तो ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना सहनी ही नहीं पड़ती। अमित शाह के बड़े और कड़े फैसलों ने न सिर्फ उनकी प्रशासनिक काबिलियत को साबित किया, बल्कि विवादित बिल को पास करवाकर उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का लोहा भी मनवाया। अमित शाह को चाणक्य कहा ही नहीं जाता, बल्कि वो चाणक्य नीति पर भरोसा भी करते हैं। शाह के मुताबिक चाणक्य नीति राजनीति का सबसे पवित्र औजार है। तो बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।